Last lecture में the first periodic property was completed, that is called atomic size and ionic size. ठीक है. Now उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत है. एक डीपीपी भी सेंड किया था और आई गेस 66 तक था ना क्वेश्चंस, तो वो हो जाना चाहिए अभी तक, है ना. नहीं हुआ है तो उसको दोबारा कीजिए. एनसीईआरटी का लाइनर बनाइए. फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, आयनिक साइज. उसके बाद हम लोग पीरियड वाइज, ग्रुप वाइज जो साइज का ट्रेंड है एंड स्पेशली जो उसमें एक्सेप्शंस हैं वो बहुत ज़रूरी है करना. ठीक है. आप नोट्स अच्छे से रिवाइज करो, वो हो जाएगा. अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हमने सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा था, याद करो. स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं, सील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग सिग्मा बोलते थे. फिर सेकेंड टर्म था जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ये दोनों पढ़ने के बाद ही हम लोग आए थे एटॉमिक एंड आयनिक साइज. तो ये पूरा पार्ट रिवाइज करो. फोर्थ पार्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी. कभी कभी इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं. हम लोग देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रखे हैं और वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी हमने डेफिनेशन पढ़ा था. किसी को याद है क्या पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी में? According to atomic structure, amount of energy required to move an electron from the infinity to from its from एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल में भी हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन पढ़ा. इवन आयोनाइजेशन एनर्जी एच एटम का भी निकाला था हमने क्लास में. He+ का निकाला था, Li+2 का. हाँ, फ्रॉम H एटम के लिए ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी ले जाना है. बढ़िया है ना. H एटम के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, है ना. तो देखो ऐसे भी डेफिनेशन में आ रहा है कि एनर्जी चाहिए, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, नीडेड. जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और यहाँ तक फील्ड है. ओके, यहाँ तक फील्ड है. हाइड्रोजन का मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का. ये कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम. और ये फर्स्ट ऑर्बिट. तो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना है उस हाइड्रोजन के फील्ड से बाहर. तो बाहर से ना एक एनर्जी पैकेट इसको देना पड़ेगा. और वो जो एनर्जी पैकेट हम देंगे, इसकी औकात भी होनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन इस पैकेट को ले और यहाँ से बाहर आ जाए. याद करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी ये बातें बताई थी कि अगर इसको निकालने के लिए मान लो 13.6 चाहिए और तुमने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो आयोनाइजेशन नहीं होगा. एग्जैक्टली 13.6 दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, लेकिन कुछ और बात बताया था, विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी. बाहर तो आएगा लेकिन विथ जीरो काइनेटिक. और अगर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया इसको, एक 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पैकेट इसको दे मारा, तब 13.6 तो यूज कर लिया उसके फील्ड से बाहर आने के लिए. 13.6 यूज कर लिया उसके फील्ड से बाहर. रेस्ट उसके पास क्या होगा? मेरी बात समझ रहे हो, है ना. जैसे मान लो कोई स्पेस क्राफ्ट है, उसको अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जाना है. एक स्पेस क्राफ्ट है, उसको अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जाना है. तो एक कैलकुलेशन होता है कि जो हाइट है उस हाइट तक जाने में किस स्पीड से जो मशीन है, रॉकेट है, उसमें कितना फ्यूल लगेगा, वो कैलकुलेशंस होते हैं. और उससे ज्यादा फ्यूल अगर लेके जाएंगे तो क्या होगा? स्पेस से बाहर भी जाएंगे और हमारे पास फ्यूल भी होगा. मेरी बात समझ लो. मान लेते हैं कि एक रॉकेट को यहाँ से स्पेस से बाहर जाने, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जाने के लिए मान लो 2000 लीटर फ्यूल चाहिए. अगर वो 1000 लीटर ही फ्यूल लेके उड़ा तो आधे रास्ते में फ्यूल खत्म, वापस आ जाएगा, बाहर तो नहीं जा पाया. एग्जैक्टली 2000 लीटर चाहिए और उतना ही लेके उड़ा तो बाहर जाके समझ गया ना. तो फ्यूल मतलब क्या? एनर्जी. मैं यहाँ पे फ्यूल नहीं बोल के डायरेक्टली बोल रहा हूँ एनर्जी दे दो उसको. फ्यूल मत दो, डायरेक्ट क्या दे दो? एनर्जी दे दो. सो आयोनाइजेशन एनर्जी इज द minimum amount of energy needed by an isolated gaseous atom so that
their outermost electron will come out of the field of that atom. outermost, जैसे अगर सोडियम का बात करते तो सोडियम का न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है, सेकंड में 8 है और थर्ड ऑर्बिट में 1 है सोडियम के लिए। बोलो है, मान लेते हैं यहां तक फील्ड है। तो हमें इसको इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात हो रही है। एनएसएनएसजी मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। ऐसा नहीं कि इसको निकालने के बाद और इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फिर हम लोग बोलेंगे I2, I1, I2 ऐसे बोलेंगे। समझ में आ रहा है? I1 is the minimum amount of energy needed by, है ना, needed by an electron to come out of field of that atom. The last electron, the valence electron, the most loosely bonded electron, है ना, उसको कितना एनर्जी दे दें ताकि वो फील्ड से बाहर आ जाए। जो एनर्जी दोगे इसी को क्या बोलोगे? I1। न्यूट्रल गैसियस एटम, न्यूट्रल गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालोगे और मोनोवैलेंट कैटायन बनाओगे। यहाँ पे कैसा रिएक्शन होगा? सोडियम गैसियस फॉर्म में होगा और क्या बनाना है? गैसियस आयन, और 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। इस प्रोसेस को कराने में जो एनर्जी इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड, इसी रिएक्शन का जो हीट है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी 1। मेरी बात आ रही समझ में? सो डेफिनेशन लिखेंगे। अब मॉड्यूल देख के भी डेफिनेशन लिख सकते हो, है ना? मॉड्यूल देख के भी डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखिए जल्दी से, बताऊं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron, minimum amount of energy required to remove an electron from outermost cell of an isolated gaseous atom. Minimum amount of energy required to remove an electron from outermost cell of an isolated gaseous atom. From an isolated gaseous atom. लिखा? बोर्ड पे भी जो लिखा है वो लिखो, थोड़ा सा समझो। एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो H-like एटम के लिए एनर्जी का वैल्यूज लिखाया था, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन प्लस में ले जाना है तो कितना एनर्जी चाहिए, हीलियम प्लस से हीलियम प्लस 2 बनाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, वो डेटा याद करो। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ H-like एटम। ओके, देखो आगे का पार्ट समझने से पहले ना हम अगर ये समझ लें थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स की कब एनर्जी रिक्वायर्ड है और कब रिलीज होता है और उसका मतलब क्या है, अगर ये थोड़ा बहुत हम लोग समझ लें, कुछ आइडिया है कि 9-10 में कभी ऐसा पढ़ा है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक? क्या होता है बच्चे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? बढ़िया, अच्छा ठीक है, बढ़िया। तो इससे क्या पता चलता है, अगर कोई रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है तो इससे क्या पता चलता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में क्या आइडिया लगता है? मान लो कोई रिएक्शन है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सोथर्मिक, है ना, और एंडोथर्मिक। ठीक है, सबसे पहले तुमने मतलब ऐसे बताओ कि कोई रिएक्शन है, जैसे मोस्ट ऑफ द कंबशन एक्सोथर्मिक है। कार्बन सॉलिड को O2 के प्रेजेंस में बर्न करो, CO2 बन जाएगा, और इस केस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव लिखे पॉजिटिव लिखे? हीट ऑफ द रिएक्शन क्या लिखे? जो वैल्यू है हीट ऑफ द रिएक्शन का क्या लिखे? पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक में रिलीज वर्ड जहां भी है वहां पे नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 200 किलोजूल पर मोल। अब ये 200 किलोजूल पर मोल का क्या मतलब है? इतना तुम्हें याद है कि एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज होती है,
मुझे ये बताओ कि और क्या बातें तुम इससे, रिलीज का क्या मतलब है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? जैसे मैं पूछूं कि कौन ज्यादा स्टेबल है, CO2 या कार्बन प्लस O2, कौन ज्यादा स्टेबल है? किसकी एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? देखो थर्मोडायनेमिक्स में ये चीजें पढ़ेंगे। अब इनिशियली सिर्फ क्या है, कार्बन सॉलिड है और O2 गैस, यही है ना इनिशियली, यही है। अरे सुनो, इन दोनों की कंबाइंड एनर्जी मान लेते हैं 500 किलो जूल है, और बाद में उसी कंटेनर में क्या बचेगा, सिर्फ सेम कंटेनर में दोनों रिएक्ट करके ये बना दिया, उसी डब्बे में थोड़े समय के बाद क्या बचेगा, CO2। तो इसकी कंबाइंड एनर्जी, सिर्फ CO2 की कंबाइंड एनर्जी 300 होगी, ऐसा। पहले इन दोनों का कंबाइंड एनर्जी कितना था, 500, और जब ये आपस में जोड़ के CO2 बनाया तो इसने सराउंडिंग को 200 एनर्जी दे दी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड रिलीज्ड एनर्जी। और यही वजह है हीट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज आल्सो नोन एज इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, नेगेटिव। ये प्रोसेस हुआ और सराउंडिंग को एनर्जी मिल गया। अच्छा एक चीज समझना, जिसके पास एनर्जी ज्यादा है वो लेस स्टेबल है या मोर स्टेबल है? मोर एनर्जी कंटेंट, मोर एनर्जी कंटेंट मतलब लेस स्टेबल, लेस एनर्जी कंटेंट मतलब मोर स्टेबल। ये थर्मोडायनेमिक्स हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और क्या बोल सकते हो, एक तो तुम ये बात समझे क्या था, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी कम। कौन से प्रोसेस में, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। मेरी बात आ रही समझ में? और कहीं ना कहीं अगर स्टेबिलिटी का बात करोगे तो रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, प्रोडक्ट। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, कि प्रोडक्ट के पास अब कम एनर्जी बचा है, रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज्यादा था, लेकिन रिएक्टेंट जब जोड़ के प्रोडक्ट्स बनाए तो एनर्जी सराउंडिंग को रिलीज हो गई। मेरी बात समझ में आ रहा है, एनर्जी सराउंडिंग को रिलीज हो गई। तो थोड़ा थोड़ा इतना बात याद रख लिया एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, तो काम हो जाएगा। अब मान लो इधर एग्जांपल देता हूँ, सपोज A2 प्लस B2 2AB बनाया, और इसका हीट ऑफ द रिएक्शन मान लेते हैं, लिखा हुआ है 500 किलो जूल। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पहले कंटेनर में सिर्फ A2 B2 था, समझना, 1 मोल था, मान लेते हैं 1 मोल था, और इसकी हीट कंटेंट मान लेते हैं 1500। और ये जब जुड़ा ना बच्चे, ये जब आपस में जुड़ा तो बना दिया क्या, AB, कितना 2 मोल। देखो ना, अगर इसका 1 इसका 1 लिया, ये 0 है, दोनों 0 हो जाएगा, 2 बन जाएगा, यस नो? इतना तो मोल आता है। अच्छा, इन दोनों की पहले इनिशियल एनर्जी कितनी थी, 1500। ये दोनों आपस में जुड़ा और AB बनाया। पता है ये दोनों जुड़ने के लिए बाहर से 500 एनर्जी लिया, तब जुड़ा, और अब उसके पास एनर्जी कितना है, 2000। मेरी बात आ रही समझ में? मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस में रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, और रिएक्टेंट जुड़ने से पहले बाहर से एनर्जी लेता है, तब जुड़ता है। तो जो एनर्जी लिया, एनर्जी तो कंजर्व होता है ना, पहले से इतना है और 500 लिया, तो टोटल कितना रहेगा प्रोडक्ट के पास, 2000 रहेगा। अब इस केस में स्टेबिलिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं? रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट से, क्योंकि उसकी एनर्जी कंटेंट कम है और उसकी एनर्जी कंटेंट ज्यादा है। आगे चल के इसमें ग्राफ वगैरह भी बताया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ऐसा ग्राफ होता है। देखो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, दिख रहा है? इधर एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। देखो रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी दिख रही है, 500, प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी दिख रही है, कम दिख रही है। रिएक्टेंट की 500, प्रोडक्ट की 300। यहाँ पे जब ग्राफ बनाओगे ये वाली, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा दिखेगा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा। मेरी बात समझ लो, कम से कम विजुअल से याद रह जाए कि नहीं यार, ये डायग्राम से याद रह जाए कि एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट कम स्टेबल है, और एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल। समझ में आ रहा है?
अब जैसे एक और एग्जांपल, यहाँ पे ये एग्जांपल तो दिया, एक और एग्जांपल यहाँ समझो। मान लेते हैं यहाँ पर सोडियम का गैसियस एटम है, एक ही एटम है, एक एटम है सोडियम का गैसियस, और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन को अलग कर रहे हैं, उसके एटम से उसके इलेक्ट्रॉन को अलग कर देते हैं। ये भी एक तरह का चेंज है, दिस इज ऑल्सो रिएक्शन बोल सकते हैं। तो पता है, पहले सोडियम के पास मान लेते हैं कुछ एनर्जी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये प्रोसेस होने में वो बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब इसका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको हटाने में बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लग गई। गुड टू गो। एंड देन अब इसके पास है 105 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन दोनों का मिला के कितनी एनर्जी है? 105। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड to remove the electron from an isolated gaseous atom. एनर्जी चाहिए, मतलब आयोनाइजेशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? जब भी रिक्वायर्ड वर्ड होता है, नीड है, तो हम क्या बोलेंगे, कौन कैसा है आयोनाइजेशन प्रोसेस? तो अभी ये समझना होगा जितने भी प्रोसेस हैं, जैसे बॉन्ड तोड़ना है, एंडोथर्मिक होगा एक्सोथर्मिक होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड तोड़ना है, क्या अपने आप बॉन्ड टूट जाएगा और एनर्जी भी रिलीज होगी? नहीं। दिमाग लगाओ, बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक, यस नो? इलेक्ट्रॉन निकालना है आइसोलेटेड गैसेस एटम से, एनर्जी नीडेड और रिक्वायर्ड? नीडेड। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड जहां पे क्या वर्ड करेंगे? एंडोथर्मिक। मेरी बात समझ रहे हो? पक्की बात? बोलो। कोई केटायन इलेक्ट्रॉन लिया, मान लो एक केटायन है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्या लगता है कैसा प्रोसेस है? केटायन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सोचो थोड़ा, केटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होगा, तुम्हें फोर्स थोड़ी लगाना है। केटायन और इलेक्ट्रॉन में अपने आप बात बन जाएगी ना, जहां बात खुद से बन जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, वहां एनर्जी रिलीज होगी, और जहां बात ना बने वहां एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ऑलवेज। कोई भी नया बॉन्ड बनेगा स्टेबिलिटी बढ़ती है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज। H और H एटम जुड़ा, H2 बनाया, क्या लगता है? H और H एटम जुड़ा और H2 गैस बना दिया, कौन ज्यादा स्टेबल है, इनर्ट हाइड्रोजन या H2 गैस? ऑब्वियसली प्रोडक्ट अगर ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई होगी एक्सोथर्मिक। प्रोडक्ट अगर ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई होगी एक्सोथर्मिक, है ना? थोड़ा आपस में इस पे डिस्कस करो कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और कौन कौन से प्रोसेस हैं, बहुत जरूरी है, आगे इसका यूज आने वाला है, लेकिन हम लोग ये पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो कुछ एग्जांपल्स लिख लो। ऑल टाइप ऑफ कंबशंस, all type of combustion, neutralization, precipitation, types of reaction तो थोड़ा बहुत पढ़े होगे ना 9-10 में, है ना? न्यूट्रलाइजेशन, कंबशन। अच्छा ये बताओ, रिस्पिरेशन जो है क्या है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक? सांस लेते हैं, फिर अपने आप हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है उसमें? एटीपी रिलीज होता है ना। एटीपी सुना है, पढ़ाई हुई है? हाँ, ऑक्सीजन गया, फिर ग्लूकोज आया, ब्रेक हुआ, अरे यही ना, ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या है वो? एक्सोथर्मिक है यहाँ पे। अच्छा, फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है ना? सनलाइट लगता है, देखो एनर्जी लगता है ना? प्लांट से क्या आया? वाटर आया, CO2 लिया लीफ ने, है ना? और बाहर से लाइट लिया, तब कार्बोहाइड्रेट बना, स्टार्च बना। अरे ऐसा नो, ऑल टाइप ऑफ डिसोसिएशन, ऑल टाइप ऑफ आयोनाइजेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, ये सब क्या है? एंडोथर्मिक, है ना? फोटोसिंथेसिस, डिसोसिएशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, आयोनाइजेशन, ये सब कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। ठीक है, यहां तक समझ गए सब लोग? अब
तो आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी न्यूट्रल मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड है या रिलीज होगा? बताओ। न्यूट्रल मेटल एटम से गैसियस एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा या रिलीज होगा? अब मुझे एक बात बताना कि ए से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मतलब एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ए के न्यूट्रल एटम है, ये न्यूट्रल है। गैसियस एटम ए का था, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। बी के भी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं यहां बोलूं कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा है, व्हाट डज इट मीन? ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये क्या बताता है? आयनाइजेशन एनर्जी बताता है, बताओ क्या बताता है? हाँ, एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेकिन दो एटम अलग अलग एटम का अगर आयनाइजेशन एनर्जी लिख दिया मैंने तो वो क्या बता रहा है? कि किसको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है, किसी को। हाँ बढ़िया, तो तुम उसको डेटा देख के बोल सकता है आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा है? ए का ज्यादा है, बी से डेटा दिया। अब इससे और क्या कंक्लूजन निकलता है? इस आयनाइजेशन वैल्यू एनर्जी के वैल्यू से और क्या कंक्लूजन निकलता है? जो ए का ये है वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर ज्यादा फोर्स से खींच रहा है, इसलिए उसको आयनाइजेशन भी ज्यादा हुआ। समझ में आया? मतलब ए के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ए का न्यूक्लियस ने स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ पकड़ के रखा है, तभी तो उसको निकालने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ा। बोलो, मेरे बात समझ रहे हो? जैसे अर्थ से एक रॉकेट बाहर जा रहा है अर्थ के ग्रेविटी से, मून से एक रॉकेट बाहर निकल रहा है मून के ग्रेविटी से बाहर निकल रहा है, क्या लगता है सेम एनर्जी देना पड़ेगा दोनों से? सेम फ्यूल लगेगा? जहां ज्यादा फ्यूल लगेगा उसमें क्या बोल सकते हो, उसका ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग है। यस नो? उसी तरह से किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जहां ज्यादा एनर्जी लग रहा है, इसका मतलब है A has more attraction for their outermost electron and B has less attraction for their outermost electron। तो ये कंक्लूजन आपको लिखना पड़ेगा। लिखिए, एक क्वांटिटेटिव लिखो, एक क्वांटिटेटिव मेजर of tendency of an element, एक क्वांटिटेटिव मेजर, क्वांटिटेटिव है ना, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी, एक क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, एक क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन is given by its ionization enthalpy। A quantitative measure of tendency of an element to lose electron is given by its ionization enthalpy। किसके थ्रू पता चलता है बच्चे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी के थ्रू। बोलो, है ना? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि more is the ionization energy means lesser the tendency of that atom to lose electron? नहीं बोल सकते ये। More is the ionization energy, lesser the tendency of that atom to lose their outermost electron। नहीं बोल सकते। अच्छा तुम बताओ, किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, A या B से? B से आसान है। तो उसकी जिसकी कम है आयोनाइजेशन एनर्जी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। तो यही लाइन तो बोल रहा हूँ, मोर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, लेसर द टेंडेंसी ऑफ दैट एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। सेम लाइन तो बोला है, अलग क्या बोला है? बोलो, मोर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी देखो जो वर्ड लिखा है ना, इतना अच्छे से अंग्रेजी में लिखा है, एक बार देखो उसको। इट इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका अगर वैल्यू पता है तो देखो, मैंने ही बताया नहीं था, उसने खुद से मीनिंग बताया ना कि सर ऐसा लग रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से होल्ड करके रखा है। उसने बोला खुद विड्रॉ, कंक्लूजन निकाला ना।
तो वही बात मैं लिखा रहा हूं, तो सरप्राइज क्या होना है? मोर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, लेसर द टेंडेंसी ऑफ दैट एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। यस और नो? एंड वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो एटम उतना जल्दी कैटायन बनाएगा, फटाफट इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। कोई भी न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देना ही पड़ेगा, भले किसी को कम देना पड़े, किसी को ज्यादा देना पड़े। मेरी बात समझ में आ रहा है? न्यूट्रल एटम से, एनी काइंड ऑफ न्यूट्रल एटम, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये अलग बात है, कोई ऐसा मेटल है जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है ही नहीं, तो उसको कम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जेड इफेक्टिव समझते हो? एक ऐसा मेटल एटम जिसके न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो उसको ज्यादा एनर्जी देंगे तब वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। गुट्टू को एक ऐसा एटम जिसके न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत कम अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन ही लेकिन कम है, तो क्या इस केस में बिना एनर्जी दिए निकल जाएगा क्या इलेक्ट्रॉन? देना, थोड़ा बहुत देना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं निकलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? ओके, सो लिखा वो लेसर, मोर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, लेसर द टेंडेंसी, है ना, लेसर द टेंडेंसी ऑफ दैट एटम टू लूज देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये बात लिखा जी? लिखो लिखो। ठीक है, तुम यहाँ पे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी की इसमें लिख सकते हो कि लेस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या बोल सकते हैं? मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मैं एक बात फिर बताता हूँ, मोर और लेस का ये मतलब नहीं है कि अपने आप ये लूज कर देगा। कोई भी एटम अपने आप इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है ना, वो जल्दी कम एनर्जी देने से भी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ये बात दिमाग में रखना है। ओके, ये बात दिमाग में रखना है। आगे बढ़े बच्चे, बोलो ना। आगे यहाँ पे लिखना है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज ऑलवेज पॉजिटिव। Ionization energy of an isolated gaseous atom is always positive. Ionization energy of an isolated gaseous atom is always positive. Ionization energy of an isolated gaseous atom is always positive. Ionization energy of an isolated gaseous atom is always positive। लिखा ना। यहाँ पे एक बात और देखिए, अगर A एटम है, गैसियस एटम, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, पहला इलेक्ट्रॉन, तो जो एनर्जी लगा उसको आयोनाइजेशन एनर्जी 1 बोलेंगे। न्यूट्रल से मोनोवैलेंट कैटायन बनाया, मोनोवैलेंट कैटायन से डाईवैलेंट कैटायन बनाया, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया। अब जो एनर्जी लगा वो क्या होगा? फिर डाईवैलेंट कैटायन से ट्राईवैलेंट कैटायन बनाओ, एंड सो ऑन। अब जो एनर्जी लगेगा क्या होगा? अब मुझे बताओ, न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के मोनोवैलेंट कैटायन बनाना इजी है, या मोनोवैलेंट कैटायन से डाईवैलेंट कैटायन बनाना इजी है? कौन सा प्रोसेस लग रहा है सबसे आसानी से हो सकता है? मैंने डेटा नहीं दिया है, मैंने अभी डेटा नहीं लिखा है, मैं ऐसे रैंडमली तुम्हारा आईक्यू के हिसाब से, कॉमन सेंस के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि इट इज इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम और फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम? उससे निकालना आसान होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम से। ऐसा क्यों लग रहा है?
क्योंकि सर एक बार निकालने हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया। किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, न्यूट्रल या पॉजिटिवली चार्ज? कॉमन सेंस लगाइए एकदम। मैं चाहता हूँ टॉपिक खुद लर्न करो, थ्योरी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ हाँ, तुम्हें लग रहा है कि कैटायन से निकालना आसान होगा। थिंक ऑफ वाई ऐसा सोच रहे हैं। हमें जब भी बात करेंगे, जब भी हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हमें मेनली देखना पड़ेगा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स है वो ज्यादा है या कम है। न्यूट्रल एटम के पास मान लो 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तभी तो वो न्यूट्रल है। 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, तभी वो न्यूट्रल है। लेकिन A प्लस के पास क्या है, प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 हो गया है, तो बताओ, और अट्रैक्शन बढ़ेगा ना। इसके पास क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन कम होता जा रहा है, प्रोटॉन उतना ही है, अट्रैक्शन बढ़ते तो अट्रैक्शन बढ़ेगा ना। तो बोलो, ऐसे भी बताओ, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन का आपस में शिल्डिंग है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन का शिल्डिंग है, रिपल्सन, यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन का शिल्डिंग है, तो 11 इलेक्ट्रॉन ज्यादा सील्ड करेगा ना, 9 इलेक्ट्रॉन कम सील्ड करेगा। और बताओ 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करेगा या 9 इलेक्ट्रॉन को? कॉमन सेंस लगाइए। तो मैं बता दूं कि फॉर सेम एटम, है ना, फॉर सेम एटम, इसमें कोई डाउट नहीं है, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 हमेशा कम होगा 2 से 3 से, मतलब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर द सेम एटम। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। अभी आगे जब मैं तुम्हें फैक्टर्स पढ़ाऊंगा तो तुम्हें समझाऊंगा कैसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करते हैं। सबका एक्सपेरिमेंटल डेटा थोड़ी रटना है। जैसे आपने देखा कि साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है, तो वहां जहां एक्सेप्शन था वो याद किया, उसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी भी डाउन द ग्रुप क्या होगा, अलोंग द पीरियड क्या होगा, उसके फैक्टर्स क्या हैं, फिर ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शनल बातें हैं जो यहाँ पे सीखना पड़ेगा। मेरी बात आ रही समझ में? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज इंक्रीजेस। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब समझते हो? अच्छा, ऐसा एक एट ए टाइम नहीं होगा कि A से A+3 बना दिया, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, फिर A+ से A+2 बना होगा। समझ में आ रहा है? एट ए टाइम ऐसा नहीं होता, सक्सेसिव ही होता है। ऐसा नहीं कि सेम समय में सेम 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रहेगा जी। लिखिए इसको, जल्दी से लिखिए। सारी बातें लिखो जल्दी से। ओके, टेल मी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज क्या? पॉजिटिव फॉर आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक बार पॉइंट्स पढ़ो, मॉड्यूल में क्या लिखा है और पॉइंट्स आयोनाइजेशन एनर्जी को लेके कुछ पॉइंट्स और लिखे हैं मॉड्यूल में, मिला? आयोनाइजेशन एनर्जी का कुछ और पॉइंट्स है, बोलो। देखो, सोडियम गैस से, एक देखो डेफिनेशन ऐसा है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है, मतलब सॉलिड स्टेट से नहीं निकल रहा है। पहले सोडियम सॉलिड रहा होगा, है ना, उसको पहले गैस में कन्वर्ट किया होगा, और यहाँ जो एनर्जी लगा होगा ना, हीट ऑफ सब्लिमेशन कहलाता है, हीट ऑफ सब्लिमेशन। मेल्टिंग प्रोसेस एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? मेल्ट करना है, सॉलिड से लिक्विड बनाना है ना। कुकिंग प्रोसेस वगैरह एंडोथर्मिक है। देख, तो फूड को पकाना है तो हीट देना पड़ता है, यस नो? अच्छा, लिक्विड से गैस जाना है, लिक्विड से गैस बन रहा है, एंडोथर्मिक है। उसका गैस से लिक्विड बन रहा है, गैस से लिक्विड बन रहा है, ये एक्सोथर्मिक है। लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, ये भी एक्सोथर्मिक है। ऑब्वियसली सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सारे एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं, तो रिवर्स हमेशा क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट रिलीज हो रहा है तो उस रिएक्शन को बैकवर्ड कराओगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पे हमने सबसे पहले गैसियस एटम को ध्यान में रखना है और फिर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 था और प्रोटॉन भी 11 था। इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन 11 है। अब सोडियम प्लस से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात होगी तो देखो तकलीफ और ज्यादा बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है, ध्यान देना थोड़ा, है ना। सोडियम के पास न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, एक और ये ऐसा है। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला, एंड सेकंड आयनेशन एनर्जी मतलब यहाँ पे देखो अब 2 ही सेल बचे, 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड वाला सेल खाली हो चुका है और यहाँ पे ऐसा फील्ड है। तो पता है यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी लगने वाला है अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सोडियम के केस में हम थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, यहाँ डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा था। और सोडियम प्लस के केस में हम 2 सेल, एक आउटर मोस्ट से नहीं निकाल रहे, सेकंड सेल से निकाल रहे हैं। एक सेल ही चेंज हो गया, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक सेल चेंज हो चुका है। अच्छा, इसके पास बताओ क्यों ज्यादा एनर्जी लगेगा? एकदम क्लियर दिख रहा है अभी? ये क्यों ज्यादा एनर्जी लगेगा? सेल चेंज हो गया ना। और सेल चेंज नहीं भी होता ना तो भी इसमें ज्यादा एनर्जी लगता। मेरी बात आ रही समझ में? लेकिन ये एक ऐसा केस है बच्चे कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी अगर मान लो 100 है तो पता चला इसका आयनाइजेशन एनर्जी 5000 है। इतना चेंज होगा, इतना एग्जैक्ट डेटा देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ ड्रास्टिक चेंज होगा यहाँ पे। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन निकल रहा आउटर मोस्ट से और इसका इलेक्ट्रॉन जो है पेनल्टीमेट से निकलने लगा ना। और एक चीज, ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2 2s2 2p6 इनर्ट गैस बन गया। ये क्या बन गया? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है इसके पास। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को खराब करना, ये देखो कैसे 1s2 2s2 2p5 हो गया। तो मैं बताऊं, जब भी आप इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मच मोर एनर्जी इज नीडेड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ किससे निकाल रहे हैं? 1s2 2s2 2p6 3s1। मेरी बात आ रही समझ में? तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ता है, ये बात क्लियर हो रही है? बोलो। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो 2 ही सेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वहां थर्ड सेल से निकल रहा है। यही अगर एल्युमिनियम लेते ना बच्चे, मैं गैस बार बार नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड रखना कि गैसियस है। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 3। सुना है? लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा थर्ड ऑर्बिट से। फिर एल्युमिनियम प्लस से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, एल्युमिनियम +2 बनाओगे, है ना, तब इसमें किससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? अभी भी फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में अभी 2 ही बचे। एल्युमिनियम के पास क्या था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 था। लेकिन एल्युमिनियम प्लस के पास क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन p वाला निकल चुका है अभी। बोलो। लेकिन ऑर्बिट चेंज हुआ क्या? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या ऑर्बिट चेंज हुआ है? नहीं हुआ। इसके हिसाब से ऑर्बिट चेंज हुआ है। नहीं, ऑर्बिट चेंज क्या हुआ? सोडियम में ऑर्बिट ही चेंज हो गया ना। सेल चेंज नहीं, ऑर्बिट मतलब सेल, ऑर्बिटल नहीं। सब सेल चेंज हुआ है, नो डाउट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला है p सब सेल से, और a+ से a+2 बनाओगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस वाले से। अच्छा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दो, a+2 से a+3 बना दो। a+2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे? 2 8 और एक यही बचेगा अभी भी। अरे a+2, एल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 12, इसके पास 11 दिखाएंगे ना। 2 2 4 और 1। कहाँ दिक्कत है जी? इतना सिंपल बातें हैं। इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 है, 3s1 है। देखो इस केस में सेल नहीं बदला, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा। बताओ ना, यहाँ पे
13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन है। यहाँ 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन है, 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन है। मैं बताऊं इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी जो वैल्यू लिखोगे ना, आयनाइजेशन एनर्जी 1 मान लो 50 है, यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी 2 तुम मान लो 80 बोल दिया, थोड़ा बढ़ गया। थोड़ा ही क्यों बढ़ा, क्योंकि सेल तो चेंज नहीं हुआ ना इसके हिसाब से। क्या Al+1 इनर्ट गैस बन गया क्या? नहीं बना ना। मेरी बात आ रही है समझ में? अच्छा, इसमें I3 भी बढ़ेगा जरूर, हो सकता है 150 हो जाए। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है, लेकिन इसमें देखो लास्ट वाला प्रोसेस देखो, यहाँ पे A+3 से अगर A+4 बनाना चाहते हो, तुमको पता है क्या है? 1s2 2s2 एंड 2p6 है। जो लास्ट वाला वो भी निकल गया, तब Al+3 बना। बोलो, एल्युमिनियम से चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब इनर्ट गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना। पता चला इसका I4 में ड्रास्टिक चेंज होगा, ये 5000 6000 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में जहां ड्रास्टिक चेंज दिखे मतलब सेल ही बदल गया। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में जहां ड्रास्टिक चेंज दिखे सेल बदल चुका है। आ रहा है समझ में? तो मैं बताऊं, किसी एलिमेंट का अगर आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है ना, उसको देख के हम ये बता सकते हैं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। मेरी बात समझ लो? जैसे देखो I1 50 80 150 और सडनली ज्यादा हो गया, मतलब हम बोलेंगे एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। ये तीनों वैलेंस सेल से निकल रहा है, और ये जैसे ज्यादा हुआ वो पेनल्टी मेट से निकल रहा है। सोडियम का I1 I2 देख के बता देंगे सोडियम के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। I1 I2 देखा और तुरंत ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है, बताओ दिख रहा है ना? इसका मतलब सोडियम के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी लेटर ऑन। मेरी बात आ रही है समझ में? लिखो, जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है, सोडियम का या सोडियम प्लस का? सोडियम प्लस का जेड इफेक्टिव ज्यादा है। उसी तरह बताओ Al का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, Al प्लस का, Al+2 का, Al+3 का। सबसे ज्यादा Al+3 का होगा। आ रहा है समझ में? जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा है। समझ में आ रहा है? लिखिए। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे तुम लोग? देखो आप कोई कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहला फैक्टर है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, मुझे ये बताओ, न्यूक्लियस है, यहाँ फील्ड है, ठीक है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट मान लो ये वाला है, और यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये फील्ड है, छोटे साइज का एटम। बताओ यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, वहां से इजी है? तो क्या हम बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, एटॉमिक साइज, है ना? Bigger the size of atom, easier the removal of electron from that atom, lower the ionization energy. Smaller the size of atom, more difficult to remove the valence electron, and more difficult मतलब more ionization energy. अरे ये सुनो, तो तुम चाहो तो explanation के साथ भी लिख सकते हो, bigger the size of atom, है ना, lesser the force of attraction between valence electron nucleus, less energy is needed to remove the electron, and that's why lesser ionization energy. It is easier to remove electron from bigger size atom with respect to smaller size atom. बोलो, it is easier to, यहाँ पे पता है, यहाँ पे हो सकता है कि 5 इलेक्ट्रॉन होल्ड दिया, इलेक्ट्रॉन ये निकल गया बाहर, और यहाँ पे हो सकता है कि आपको 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़े तब ये बाहर निकले। आया समझ में? तो स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, है ना, मोर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, बिगर द साइज ऑफ एटम, लेसर द आयोनाइजेशन एनर्जी,
अब इसके पीछे क्या रीजन है? जितना बिगर साइज होगा एटम का, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में। बोलो यस और नो? आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। लिखा सबने? मैं इसमें जज्बात 2-3 बार और रिपीट कर देता हूं, है ना? इट इज easier to remove electron from bigger size atom. It is easier to remove electron, है ना, from bigger sized atom because the force of attraction in case of bigger size atom between valence electron nucleus is what? Less, है ना? समझ में आए? अट्रैक्शन कम है तो कम एनर्जी वाला पैकेट भी उस इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। अरे यस नो? नाउ सेकंड फैक्टर बताओ। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा? नहीं लगता है एनर्जी बढ़ जाएगी? इजी है? एक ऐसा एटम जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट फैक्टर, शिल्डिंग बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों? ऑलरेडी रिपल्सन है। अगर इलेक्ट्रॉन्स के विषय रिपल्सन ज्यादा है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, कम एनर्जी वाला पैकेट देने से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपस में ही परेशानी है, आपस में ही रिपल्सन है। समझ रहे हो? जो खुद फाइट कर रहे हैं उनको लड़ाना आसान नहीं है क्या? थोड़ा 1-2 बात बोल तो फाइटिंग शुरू हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरे बात को? बोलो। तो शिल्डिंग बढ़ने से क्या होगा? अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या कैसे बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, अगर हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं, मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है जो भी देखा था, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? इजी होगा, डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट होगा। इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, है ना? If any atom having inert gas configuration, it is very difficult to remove electron from that, है ना? क्या लिखोगे इसमें? फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें अगर तुमसे पूछे S2 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या S1 से, तो बोलोगे S2 से, सॉरी S1 से, क्योंकि फुल्ली फिल्ड है। ये फुल्ली फिल्ड है ना? P6 से निकालना आसान है P5 से? P5 से। D10 से निकालना आसान है या D9 से? ऑलरेडी अगर फुल्ली फिल्ड है तो वो स्टेबिलिटी को ले लेता है ना? बात समझ रहे हो? यहाँ क्या लिख रहा हूँ? आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी इसका कम। ये समझना, ये थोड़ा सा आयनाइजेशन एनर्जी का अगर बात करोगे तो हमको ऐसे लिखना चाहिए, एरो साइन बदल देना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी S2, अगर कॉन्फ़िगरेशन S2 है तो ज्यादा है। P6 एंड P5 में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? है ना? इसमें आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? D10 की। मेरी बात समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट, अगर फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, हाफ फिल्ड कहने का मतलब देखो P3 और P4 में किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? P3 से। ये हाफ फिल्ड है, दिख रहा है आपको? हाँ। तो आयनाइजेशन एनर्जी P3 की ज्यादा होगी। उसी तरह से आपसे अगर आयनाइजेशन एनर्जी पूछ दिया D5 D4, तब D5 में हाफ फिल्ड है ना बच्चे? जब बॉक्स पूरे हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? जब हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड हो कोई सबसेल, कौन सा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? D5 या D4? D5 स्टेबल है। इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन विथ रिस्पेक्ट टू नॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है? अगर किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और उसका जिस सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली फिल्ड। मेरे बात समझ रहे हो? विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली फिल्ड, it is difficult to remove electron if any atom is having inert gas configuration। ये भी बोल सकते हो। हाँ, यहाँ पे very difficult वर्ड यूज कर लो कि अगर किसी एटम या आयन के पास
इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए इस केस में। ध्यान रखेंगे, बताइए, लिखेंगे ये सारी बातें, ठीक है। अच्छा, एनी आइडिया ऐसा क्यों है कि फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है? ये तो फैक्ट है, बट ऐसा है क्यों? मैं क्या पूछा, समझ में है? हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। अगर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना वेरी डिफिकल्ट। व्हाई? स्टेबिलिटी की बात है ना सर, मतलब पहले से वो स्टेबल है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, पहले से हाफ फिल्ड, मतलब अगर हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो वो क्यों स्टेबल है? क्वेश्चन ये है। अब तुमने ये बात बिल्कुल सही बोला, हमने ये बात समझ लिया, हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। इवन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो वेरी डिफिकल्ट है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई इट इज हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इज वेरी स्टेबल? व्हाई? व्हाई? तो इस क्वेश्चन का आंसर एटॉमिक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी मॉड्यूल हर जगह पे लास्ट में गिवन है, उसको पढ़ के आइए, समझ के आइए। नेक्स्ट क्लास में फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा क्वेश्चन है? हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड